तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त मजा में। तो आज चलते हैं बायो के लास्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। इसके बाद आपका बायो खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा केमिस्ट्री का एक चैप्टर, वो भी एक दो दिन में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, वो तो अपना ही है, मस्त पढ़ेंगे उसके में। ठीक है, चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं आवर इन्वायरमेंट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, आवर इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग है हमारे आसपास, जो फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग है हमारे आसपास, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये फिजिकल सराउंडिंग क्या है और बायोलॉजिकल सराउंडिंग क्या है। अब फिजिकल सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे हो गया आपका एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल ये सब क्या है? ये सब फिजिकल सराउंडिंग्स हैं। क्या है? फिजिकल सराउंडिंग है। और अगर बायोलॉजिकल सराउंडिंग की बात की जाए तो एनिमल्स, फिशेस, और क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब क्या है? ये सब बायोलॉजिकल सराउंडिंग है। तो फिजिकल सराउंडिंग एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं इन्वायरमेंट। अब इसमें ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये हम लोग वाले ह्यूमन बीइंग्स, ये जितने दिख रहे हैं ना, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, फिशेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ अपना बैलेंस बढ़िया बना के चलते हैं। ना कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, ना किसी को कोई उंगली करता है, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ये इनको हमेशा चुल मची रहती है, जो कि हम लोग हैं। ये अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, क्या, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही इधर उधर कर देते हैं। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट छेड़ देते हैं। छेड़ देते हैं, समझ रहे हो ना? अब देखो, तुम किसी को छोड़ दो, तुमको पड़ेंगी लातें, जो कि पड़नी चाहिए। अब पूरा ह्यूमन सब मिलके इन्वायरमेंट को छेड़ रहे हैं। बोलने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं। चाहे हरावली काटो, पेड़ काटो, जो मन में आए वो करो, बोलने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो अभी ये इन्वायरमेंट को परेशान करते हैं, तो उनसे जो अब अपने नीड्स के लिए इनको क्या चाहिए? इनको जैसे अब उड़ चाहिए, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए बेड। क्या करेंगे? पेड़ को काट देंगे। क्या क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये ट्रीज को कट करेंगे। इनको इंडस्ट्री के लिए चाहिए वाटर, तो उसका जो वेस्ट, पॉइजनस वेस्ट जो निकलेगा, जो पॉइजनस वेस्ट निकलेगा, उसको कहाँ डालेंगे? रिवर में डाल देंगे। मतलब इनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें अपना काम पूरा हो जाए, बाकी जनता भाड़ में जाए। आ रहा है समझ में ना? आ रहा है ना? ना, वही है। अब तो इनमें कुछ वेस्ट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वेस्ट से निकलते हैं, वेस्ट। अब कुछ वेस्ट इसमें से बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल क्या है? अब बायोडिग्रेडेबल क्या है? अगर मैं बायोडिग्रेडेबल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं डीकंपोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ पासेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ ये डीकंपोज हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि क्या आ सकता है? जो आपके वेजिटेबल वेस्ट हैं, जो क्या है? वेजिटेबल वेस्ट हैं। और क्या हो सकता है? वेजिटेबल वेस्ट है, और भी जैसे
क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हाँ, वेस्ट ऑफ बायोगैस। जो चीज डिकम्पोज हो जाए वो किस में आता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। अब जो कि ना डिकम्पोज ना हो, those waste which does not decompose with passes of time, with passes of time, like क्या क्या, like सबसे पहला प्लास्टिक बैग, आपका पेन पॉलीथीन से बना हुआ होता है, डिकम्पोज होता है नहीं। आपका चेयर डिकम्पोज होता है नहीं होता है। आपका बैग डिकम्पोज होता है नहीं होता है। आपका शूज डिकम्पोज होता है नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज नहीं होती हैं। प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक वाटर बॉटल, उसके बाद जो बाहर के कंटेनर आते हैं प्लास्टिक कंटेनर, वो सब क्या है, डिकम्पोज होते हैं नहीं, डिकम्पोज होते हैं। वो सिर्फ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, सॉइल खराब करते हैं, वाटर खराब करते हैं, बहुत कई सारी जानवरों की लाइफ खराब करते हैं, सबको छेड़ के रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इन्वायरमेंट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इकोसिस्टम। चलते हैं इकोसिस्टम की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इकोसिस्टम। यही है आपके टॉपिक का मेन चैप्टर, सॉरी आपके चैप्टर का मेन टॉपिक, आपके टॉपिक का मेन चैप्टर नहीं, आपके चैप्टर का मेन टॉपिक इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम साधारण भाषा और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक फिक्स्ड जगह, एक फिक्स्ड जगह जिसके अंदर कुछ बायोटिक कंपोनेंट और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, ये मेरी बताने की जिम्मेदारी है। ऐसी कोई एक जगह जिसमें अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलके एक बढ़िया सा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवन चल रहा हो, एक जीवन चक्र चल रहा हो। मतलब कुछ उसमें ऑर्गेनिज्म हो, कुछ पेड़ हो, कुछ और हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। जैसे फैमिली होती है ना, दादा होते हैं, दादी होते हैं, पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, बच्चे होते हैं, दादी होती हैं, नाना होते हैं, नानी, ये पूरी एक फैमिली होती है ना, एज इट इज। कोई एक जैसे घर के अंदर ये सब होते हैं ना, जैसे एज इट इज एक ऐसा रूम हो, एक ऐसी जगह हो जिसके अंदर कुछ बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट हो और दोनों मिलकर फर्स्ट क्लास रह रहे हो और वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, बढ़िया से सब कुछ चल रहा हो। ये क्या होता है आपका इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कई टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं पॉन्ड का इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, ऐसे ऐसे होते हैं। तो द इकोसिस्टम comprises all the biotic and abiotic factor interacting with one another in a given area। किसी भी एक गिवन एरिया में कुछ बायोटिक कंपोनेंट और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं और बढ़िया सा लाइफ चलती है। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट का मतलब जैसे कि उस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स हों और क्या हो, एनिमल्स हों, फिर क्या हो, एनिमल्स हो नहीं, प्लांट्स हो, हाँ एनिमल हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ठीक, अब अबायोटिक कंपोनेंट में जैसे सॉइल हो, वाटर हो, वहां का टेम्परेचर और क्या, एटमॉस्फेयर या बोले तो एयर, ये सब क्या आता है अबायोटिक कंपोनेंट और ये क्या आता है बायोटिक कंपोनेंट। अब अगर मैं इकोसिस्टम को नॉर्मली आपको समझाना चाहूं कि इकोसिस्टम होता कैसे है, क्या होता है उसमें, अगर मैं आपको नॉर्मली इकोसिस्टम समझाना चाहूं, इको सिस्टम, अब इकोसिस्टम मैंने बोला दो चीजों से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है क्या बेटा, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब अबायोटिक कंपोनेंट में तो ये आ गया सॉयल, वाटर, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, देखो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते
हैं। बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं? अब देखो मैंने लिखा है प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके इसमें होते हैं 3 पार्ट, एक ये 2 और ये रहा है आपका 3। इसमें होते हैं एक प्रोड्यूसर, एक क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स। एक क्या होते हैं? कंज्यूमर्स। और फिर लास्ट वाले क्या होते हैं? डीकंपोजर। क्या होते हैं? डीकंपोजर। कंज्यूमर को भी मैं चाहूं तो अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक आपके आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, एक आपके आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक आपके आ जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं? कि प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं हर्बीवोर्स। कौन आते हैं? हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। और टर्शरी में आपके आते हैं क्या? टर्शरी में आपके आते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब मैं एक एक को अच्छे से डिफाइन करूंगा इकोसिस्टम को। इन चीजों मैंने यहां पे लिखा है, पहले ये चार्ट पेपर समझ लीजिए। इकोसिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में 3 पार्ट्स आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। कंज्यूमर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आपके आते हैं हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके आ जाते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, और टर्शरी कंज्यूमर में आपके आ जाते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब अबायोटिक कंपोनेंट आपने देख ही लिया, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर। अब बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डीकंपोजर क्या होता है। अपने कंज्यूमर के सारे पार्ट्स आइए एक एक करके पढ़ते हैं और आपका इकोसिस्टम हो जाएगा इसमें समाप्त। तो चलिए चलते हैं अब आगे, तो पहला क्या था? अबायोटिक तो हो ही गया था। बायोटिक कंपोनेंट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जो पहली चीज मैंने बोली थी, वो आपको बोली थी प्रोड्यूसर्स। क्या बोला था मैंने? प्रोड्यूसर्स। क्या मैंने बोला था? प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? क्या बोला मैंने? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बीइंग्स विच कैन मेक देयर ओन फूड। बहुत नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबा जाएगा। ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, जैसे सनलाइट, वाटर, इन सब को यूज करके अपना खाना जब वो खुद ही बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। कौन किससे प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। जैसे कि एग्जांपल में आपका आ जाएगा, अगर आपकी एग्जांपल की बात करूं तो आपके एग्जांपल में आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स। एग्जांपल में आ जाएंगे आपके ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट मैंने लिखा था कंज्यूमर। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था? कंज्यूमर। कंज्यूमर से पहले मैं आपको डीकंपोजर बताता हूं, कंज्यूमर बाद में थोड़ा सा, क्योंकि कंज्यूमर के भी पार्ट्स थे। तो अभी चलते हैं डीकंपोजर। जो तीसरा था वो क्या था? डीकंपोजर। अब डीकंपोजर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म which are depends upon dead body of plants and animal for their food, ये आसान भाषा में है। और अगर साइंस की भाषा में कहें
organism which can break down the complex substance like dead body of animal or plants into smaller substance are called decomposer। क्या होते हैं वो? डिकम्पोजर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट या फिर डेड एनिमल की बॉडी पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? फूड के लिए। ये उनकी बॉडी पे जाते हैं, उनके फेसेस, उनकी यूरिन या फिर उनकी डेड की गई बॉडी को ये खाते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज बोले तो माटी में मिला देते हैं। वो इन्वायरमेंट को गंदा नहीं कर पाती। मतलब डिकम्पोजर एक ऐसी चीज है जो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? साफ करते हैं। इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? साफ करते हैं। और इसका एग्जाम्पल कहाँ गया है? डिकम्पोजर। इसका एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई दो एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बोले तो डेड और डिकेइंग बॉडी या तो यूरिन या तो फीसेस किसके? एनिमल के या फिर प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन सबको जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं, मतलब डीकंपोज कर देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? डीकंपोजर, जो कि है बैक्टीरिया और फंजाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले की तरफ जिसका नाम था भी क्या? सॉरी, सेकंड वाला जो था कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड के लिए डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स या फिर ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड्स। ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। मैं लिख सकता हूं बहुत अच्छा, लेकिन इससे आपको लिखना है नहीं क्योंकि आपके नोट्स होने चाहिए तैयार। ये है रिवीजन, ये मैं बस लिख रहा हूं। लिख इतनी बेकार मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि वीडियो को जल्दी खत्म करना है। धीरे लिखूंगा, अच्छा लिखूंगा तो धीरे लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कंज्यूमर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए डिपेंड करते हैं किस पे? प्रोड्यूसर पर। किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर पर या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। ये खाना खुद नहीं बना सकते हैं, या तो ये किसी और एनिमल पर डिपेंड करेंगे या फिर ये प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेंगे। अब इसमें आपको मैंने 3 पार्ट्स बोले थे, इसके मैंने आपको 3 पार्ट बोले थे। इसका पहला पार्ट क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि बोला था मैं बेटा वो क्या हो सकता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स को मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं एनिमल्स विच कैन animals depends upon green plants for their food। जैसे कि आपका इसमें हो गया गोट, और क्या गया? काऊ, मंकी, और क्या? शेप, ये सब, ठीक है। अब मैंने आपसे यहां पे बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था? यहां पे सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोला था मैंने? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में आप क्या आए थे? प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स। अब प्राइमरी कार्निवोर्स क्या है? एनिमल्स those who are eating those are
ईटिंग अदर्स एनिमल्स एज अ फूड। प्राइमरी कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे जानवर को खाना के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका आता है जयकाल, बोले तो लोमड़ी। ये क्या करती है, जैसे किसको खा लेगी, गोट को खा लेगी, सिप को खा लेगी। जो भी एनिमल्स है प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनको कौन खा लेता है, कौन खा लेता है, कार्निवोर्स खा लेते हैं, जैसे कि जयकाल, जो कि होते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। अब मैंने आपको यहां पे फिर बोला था टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर बोले तो सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स एग्जाम्पल में सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं लायन, बोले तो टाइगर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में वो आते हैं, सॉरी टर्शरी कंज्यूमर्स में वो आते हैं, अरे यार हाँ, टर्शरी कंज्यूमर्स में वो आते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ही एज अ फूड यूज कर लें। मींस प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या थे, हर्बीवोर जो ग्रीन प्लांट खाते थे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हो गए, जो ग्रीन प्लांट्स खाने वाले एनिमल को ही खा लेते थे, जैसे कि कौन, जयकाल। किसको खा लेता है, काऊ को खा लेता है, गोट को खा लेता है, सिप को खा लेता है, मंकी को खा लेता है, किसी भी जानवर को मार के खा लेगा। अब टर्सरी कंज्यूमर आते हैं, टर्सरी कंज्यूमर क्या करते हैं, अब वो जयकाल को ही मार के खा लेते हैं। वो किसी को भी मार के खा सकते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी मार के खा सकते हैं। इसमें एक और आता है ओमनीवोर्स, जो कि हम हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स भी खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं, किसी और एनिमल को भी मार के खा सकते हैं। तो ये थे आपके इकोसिस्टम के कुछ पार्ट्स, ठीक है। अब एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर में क्या होगा, डिकम्पोजर की आपको जरूरत किस लिए है। अगर अब मान लीजिए जैसे कि कोई प्लांट्स है या फिर कोई एनिमल है, अगर डिकम्पोजर ना हो वहां पे तो वहीं पे सड़ेगा, आपको बदबू आएगी कि नहीं आएगी, वहां का सॉइल खराब होगा, वहाँ एरिया में आप जा नहीं पाएंगे, आपको बदबू आएगी और बहुत सारे उसमें बीमारियां फैलेंगी। अब उसके अंदर जो फंगस आएंगे, बैक्टीरिया उसके अंदर बीमारी होगी, वो हवा में मिलेगी, उससे और एनिमल्स का बीमार होंगे। अगर किसी रिहायशी इलाके में मर गई तो वहाँ के एनिमल्स बीमार होंगे, वहाँ के ह्यूमन बींग्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, वो बीमारी ना आने पाए इससे पहले वो डिकम्पोजर खा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं। डिकम्पोजर उस बॉडी को ही वहां से खत्म कर देते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फिर नहीं हो पाता। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। लिखिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिकम्पोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो वेस्ट प्लांट्स होते हैं जो मर जाते हैं उनको खत्म करने में वो हमारी मदद करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्या, फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन है, उसके बाद फूड वेब है। फूड चेन और फूड वेब के बाद 10 से 15 मिनट का टॉपिक बचेगा बस। तो फूड चेन और फूड वेब को जल्दी से खत्म कर लेते हैं, काफी बड़ा है ये, इसमें 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब क्या लिखा है पता नहीं। देखो, फूड चेन और फूड वेब पहले पढ़ाता हूँ, फूड चेन फूड वेब को फिर पूरा एक साथ चलते चलेंगे। फूड चेन का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, कोई एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है किसी और के ऊपर खाने के लिए, और वो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है कोई दूसरा, और फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है तीसरा, तीसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है चौथा। मतलब एक को कोई खाएगा, उसको कोई और खा लेगा, फिर उसको कोई और खा लेगा, फिर उसको कोई और खा लेगा। तो जैसे कि ये ग्रास है, उसे सनलाइट से एनर्जी मिली, ग्रास ने अपना खाना खुद बनाया, उसे मिली सनलाइट से एनर्जी, उसको एनर्जी आ गई। अब कोई और होगा जिसको एनर्जी चाहिए और वो प्लांट को ही खा लेगा। तो ऐसा कौन होता है, काऊ, डियर, शेप, मंकी, ये सब, माइस, ये सब क्या करते हैं, ये सब प्लांट को खा लेते हैं। अब जब प्लांट को ही ईट कर लेते हैं, प्लांट को ही एज अ फूड यूज करते हैं, अब प्लांट के अंदर जो एनर्जी थी वो चली जाती है काऊ के अंदर, गोट के अंदर या सिप के अंदर। अब कोई और एक एनिमल होगा जिसको एनर्जी और खाने के लिए किस पे डिपेंड करेगा, उस प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करेगा जिसने पहले ही प्लांट को खाया है। अब जैसे वो कौन होगा, वो होगा लायन या जयकाल,
टाइगर, ये सब क्या करेंगे, गोट, सीप, काऊ, भैंस, ये सब क्या करेंगे, मार के सुखा जाएंगे। तो अब एनर्जी कहाँ चली गई, उनको पास चली गई। अब वो भी क्या होंगे, वो भी लास्ट में एक समय ऐसा आएगा वो भी मर जाएंगे। अब जब वो मर जाएंगे उनके अंदर जो एनर्जी है वो डिकम्पोजर खा लेगा। क्या कर लेगा, वो डिकम्पोजर खाएगा। तो ये क्या है, एक फूड चेन। और फिर डिकम्पोजर जब मरेगा तो वो कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में। वापस कहाँ चली गई, सॉइल में एनर्जी चली गई। तो लिखा क्या है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंड ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ अ फूड। एक सीरीज है ऑर्गेनिज्म की, कई लाइंस से कई सीरीज लिखी हुई है, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे लाइन से लिखे हुए हैं जिसमें एक के ऊपर एक डिपेंड है फूड के लिए। पहले के लिए दूसरा, पहला डिपेंड है फूड के लिए अपने पहले वाले पे, लास्ट वाला डिपेंड है फूड के लिए अपने पहले वाले पे, वो डिपेंड है अपने पहले वाले पे, वो डिपेंड है अपने पहले वाले पे। और वो किस लिए वो सब होता है, द फूड और द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू द फूड चेन। ये चेन है जिससे फूड या फिर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। अब अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, कोई भी फूड चेन होगा, कोई भी फूड चेन होगा, वो स्टार्ट होगा हमेशा प्लांट से। वो स्टार्ट होगा हमेशा प्लांट से, ग्रीन प्लांट से, सॉरी, कोई भी फूड चेन होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा ग्रीन प्लांट से। कोई भी फूड चेन हो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, ग्रीन प्लांट से। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए पर ग्रीन प्लांट्स, कौन, ग्रीन प्लांट, इसको खाएगा कौन, कौन खाएगा इसको, गोट खाएगा, तुम मत खा लेना। गोट को कौन खा लिया, लायन खा लिया। और क्या, फिर से आपका एक ग्रीन प्लांट में ले लेता हूं, कौन ले लूं मैं, ग्रीन प्लांट। इसको किसने खा लिया, इसको खा लिया इंसेक्ट ने। इसको किसने खा लिया, इंसेक्ट को खा लिया फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खा लिया, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने। स्नेक को किसने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। आया कुछ समझ में, ग्रीन प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेके ग्रीन प्लांट, इसको किसने खा लिया, गोट ने। गोट को किसने खा लिया, लायन ने। ग्रीन प्लांट को किसने खाया, इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग ने किसको खाया, स्नेक को। स्नेक को किसने खा लिया, ईगल ने। कोई भी फूड चेन स्टार्ट कहां से हो रही है, प्लांट से। ये दो है, और भी है, हाँ और भी, मतलब वही ग्रास, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खा लिया लायन ने, या फिर डियर को खा लिया जयकाल ने। ठीक है, अब चलते हैं फूड वेब में। फूड वेब में सीधा सीधा भी बता देता हूं, लिखूंगा अभी, लिख रहा हूं इसको पेश करके। फूड वेब क्या होता है, अब जैसे इसमें कई फूड चेन है, एक फूड चेन ये है, एक फूड चेन ये है, और एक फूड चेन ये है। जब ये तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएं, कि मतलब कई एक ही, इन सबको मैं एक ही साथ लिख दूं, और इसी ग्रास से गोट खाएगा, इसी गोट को जयकाल भी खा लेगा, फिर जयकाल को लायन खा लेगा, लायन ईगल को मार के खा सकता है, पकड़ के खा सकता है, लायन स्नेक को नहीं खाएगा। ठीक है, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक ने ईगल को खाया। ठीक है, गोट ने खाया, गोट को डियर ने खाया, सॉरी ग्रास को मतलब कई सारे फूड चेन को अगर मैं एक साथ लिख दूं और उसमें एक फूड पे कई सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फूड वेब। मतलब कई सारे फूड चेन एक साथ लिखे जाएंगे। अभी देखते हैं एग्जांपल में, इसको करो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, क्या, फूड वेब इज फॉर्म्ड बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जब कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, तो जो एक वेब, एक तार, एक नेटवर्क बन जाता है, उसे हम कहते हैं फूड वेब। कहते नहीं वेबसाइट पूरी की पूरी एक नेटवर्क वेब। वैसे ही जब कई सारे फूड चेन को मिला करके हम क्या बना देते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं, उसे हम कहते हैं फूड वेब। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हु ईट्स होम इन एन इकोसिस्टम। हु ईट्स होम, किसको कौन खाएगा, किसको कौन खाएगा, हु ईट्स होम। कोई दिक्कत क्या, आइए देखते हैं। अब
इसमें कई सारे फूड चेन बने हुए हैं और सब एक साथ बने हैं और सब एक साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कोई भी स्टार्ट कहां से होगा, ग्रास से। अब ग्रास को ग्रासोफर भी खा सकता है बोले तो इंसेक्ट, ग्रास को माउस भी खा सकता है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है। अब देखिए ग्रास को तीनों लोग खा सकते हैं, ये तीनों अलग अलग फूड चेन है लेकिन एक साथ आए हैं कि नहीं आए हैं, पहली चीज। अब देखिए ग्रासओवर को बर्ड्स भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है। ग्रास को बर्ड्स भी खा सकता है और फ्रॉग भी खा सकता है। सॉरी, ग्रासओवर को बर्ड्स भी खा सकता है और फ्रॉग भी खा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ग्रास को ग्रासओवर, ग्रासओवर को बर्ड एक फूड चेन है, ग्रास को ग्रासओवर, ग्रासओवर को फ्रॉग एक फूड चेन है, दोनों को एक साथ लिखा गया है। अब और देखिए फ्रॉग और बर्ड दोनों को ही स्नेक खा सकता है, स्नेक को हॉक खा सकता है, हॉक बोले तो गिद्ध बोले तो ईगल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखिए, ग्रास को ग्रासओवर खाएगा, ग्रासओवर को बर्ड खाएगा, बर्ड को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगा, एक फूड चेन है। ग्रास को ग्रासओवर खाएगा, ग्रासओवर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगा, एक फूड चेन है। और इन दोनों ही फूड चेन को एक साथ कंबाइन किया और दोनों इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं। स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है, बर्ड को भी खा सकता है, दोनों पे डिपेंड है। आया समझ में? ग्रासओवर को फ्रॉग भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकता है, दोनों पे डिपेंड है। वैसे यहाँ पे माउस को आउल भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है। और माउस चाहिए माउस खाएगा क्या? ग्रास। अब ग्रास को माउस, माउस को आउल, और ग्रास को माउस, माउस को हॉक, और ग्रास को माउस, माउस को फॉक्स, तीनों अलग अलग फूड चेन है पर एक साथ इंटरकनेक्टेड है। तो क्या हुआ? फूड वेब। ग्रास को रैबिट, रैबिट को फॉक्स और रैबिट को हॉक भी खा सकता है, ये दो अलग अलग फूड चेन है पर दोनों एक साथ। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं फूड वेब। एक वेब की तरह बना हुआ है। देखो जब हम वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा बन के आता है। मोबाइल में खोलोगे तो कुछ ऐसा ही बन के आता है, वैसे कुछ बना हुआ है। ठीक है, ज्यादा दिमाग मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ऐसा आ गया, अभी अभी पढ़ा नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा आ गया अभी, छोड़ो। उसके बाद आता है ट्रॉपिक लेवल्स। ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? द वेरियस स्टेप इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन, जितने भी स्टेप्स होते हैं फूड चेन में जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है या फूड ट्रांसफर होता है, मेन तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो सारे स्टेप जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्रोड्यूसर से लेकर लास्ट कंज्यूमर तक, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल जिसमें कि प्रोड्यूसर आते हैं फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं आपके सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, उसके बाद मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर, फिर क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होते हैं आपके थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। जैसे कि यहां पे हो गया ग्रास, यहां पे हो गया डियर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और फिर क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर। यहां पे क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? लॉयन। ये ट्रॉपिकल लेवल है। ग्रास के बाद डियर, डियर के पास लॉयन। बनता उल्टा है, अगर ध्यान से, अगर ये बनता इसे है ग्रास, ग्रास के बाद डियर, और डियर के बाद लॉयन, ऐसा बनता है। ठीक है, इसको करिए। फिर चलते हैं एक और, अगर मैं बनाना चाहूं, अगर यहां से आपको दिखे तो ट्रॉपिकल लेवल वगैरह बनाना चाहूं तो मैं 4 ट्रॉपिकल लेवल बनाता हूं। देखिए, एक इससे कनेक्टेड, दूसरा छोटा होता है यार, इससे कनेक्टेड दूसरा, इससे कनेक्टेड तीसरा, और इससे कनेक्टेड चौथा। छोटा सा छोटा। इसमें क्या होते हैं? इसमें आपके आते हैं प्रोड्यूसर्स जो प्राइमरी होते हैं, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट वाले। रुकिए अच्छे से बना देते हैं। तो पहले आते हैं आपके प्रोड्यूसर जो कि होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। फिर यहां पे आते हैं हर्बीवोर्स जो कि होते हैं आपके सेकंड। फिर यहां पे आते हैं कार्निवोर्स जो कि होते हैं थर्ड।
और फिर यहां पे आते हैं टॉप कार्निवोर्स, बोलते लॉयन। यहां आप ले सकते हैं ग्रास, काऊ या फिर डियर, और फिर यहां पे ले सकते हैं फॉक्स, जैकाल, और फिर यहां पे ले सकते हैं लॉयन, टॉप कार्निवोर्स। ये हो गया आपका फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। लिखिए इसको, चलते हैं आगे। ट्रॉपिकल लेवल में भी बहुत सारा है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, पिरामिड है। 2 सेकंड ये भी देख लो, ये आपका पिरामिड है और ये ट्रॉपिकल लेवल समझाया जा रहा है। जो ट्रॉपिकल मैंने वहां पे क्या लिखा था, प्रोड्यूसर, सबसे पहले क्या प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूम, फिर हर्बीवोर्स, फिर कॉर्निवोर्स, फिर टॉप कॉर्निवोर्स। वहीं पे क्या लिखा हुआ है, ग्रास प्रोड्यूसर है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे आता है। इंसेक्ट कंज्यूमर है, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे आएगा। फ्रॉग कंज्यूमर है, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पे है। बर्ड जो है फ्रॉग को भी खा लेगा, वो क्या है, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे है। यही चीज हम पिरामिड से भी शो कर सकते हैं। जैसे इजिप्ट का पिरामिड होता है, वैसे ही एक पिरामिड जो बनाएंगे वो सबसे नीचे, उसको जो खाएंगे उसके ऊपर, जो उसको खाएंगे उसके ऊपर, उसको खाएंगे उसके ऊपर। अब ये छोटा क्यों होता गया है, एनर्जी फ्लो कम होता जाता है। जो सबसे ज्यादा एनर्जी सनलाइट से अब्जॉर्व होगी वो प्लांट करेगा, और जो प्लांट एनर्जी अब्जॉर्व करके रखेगा, जब उसको हर्बीवोर्स खाएगा तो हर्बीवोर्स के पास प्लांट की पूरी एनर्जी नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी, 10% जाएगी। जो 10% लॉ है, अब इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं, उसे हम 10% लॉ कहते हैं, जो कि आखिरी टॉपिक है इकोसिस्टम का। उसके बाद फिर सीधा हाउ वी इफेक्ट द आवर इन्वायरमेंट, वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूसर, ये पिरामिड बनता है किसके बेस पर, किसके बेसिस पर, एनर्जी फ्लो के बेसिस पर। सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है, जब ये खाएगा तो एनर्जी इसके पास जाएगी, फिर इसके पास, फिर इसके पास। तो प्रोड्यूसर सबसे नीचे आता है, उसके ऊपर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स। प्लांट को खाएगा कौन, रैट या माइस, माइट को खाएगा कौन, एस। स्नैक, स्नैक को खाएगा कौन, हॉक, बोले तो ईगल। ठीक है, चलो अब चलते हैं 10% लॉ, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए, अरे यार, तो चलो, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती से क्या हो गई थी मिस्टेक हो गई थी। बहुत बोरिंग लगता है मेरा पढ़ाना ना, मजाक नहीं करता, क्लास में से मजा नहीं आता ना, कोई है नहीं सामने, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मेरा आज आया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं, इस पे क्या लिखा है, धूमधाम क्लासेस, समझो आसान जीतो एग्जाम। क्या लिखा है, समझो आसान जीतो एग्जाम। ठीक है, चलो, द फूड चेन इज कॉमनली एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड एंड द एनर्जी कंटेन इन द फूड। फूड चेन में देखो रियलिटी में होता क्या है, फूड चेन ये बताता है कि किस ऑर्गेनिज्म से फूड कहां पे जा रहा है, किस ऑर्गेनिज्म से फूड कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, या कैसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये हमने बहुत पढ़ लिया, हमको पता है, ये हमको पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे होगी, कहां पे होगी, प्लांट में। फिर अरे काऊ को और गोट को एनर्जी ही तो चाहिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी ही तो चाहिए। अरे वही एनर्जी तो हम प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट को किस लिए खाया काऊ ने, एनर्जी के लिए। अब काऊ को फॉक्स और जैकाल क्यों खाएगा, एनर्जी के लिए। फॉक्स को लायन क्यों खाएगा, एनर्जी के लिए, फ्लो ऑफ एनर्जी ही तो हो रही है। अब वो एनर्जी फ्लो कैसे होती है वो बताया गया है यहां पे, और भी कुछ बताया है नहीं बताया है। अब देखिए, सीधा सीधा बात करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। जो हमारा प्लांट है, जो हमारा प्लांट्स होते हैं, ये दे यूज्ड ओनली 1% ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड बाई सन, एमिटेड बाई सन। अब जो प्लांट्स हैं, जो सन से एनर्जी आती है, हमें पता है प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस है। वो क्या करेंगे, अपना प्लांट अपना खाना खुद बनाएंगे, किससे, कुछ प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब मान लीजिए जो लाइट से वो खाना बनाएंगे, जिस लाइट से वो खाना बनाएंगे, अगर उस लाइट, जितनी भी लाइट उन पर पड़ती है, उसका सिर्फ 1% एनर्जी ही वो यूज कर पाते हैं। अब इसके बाद लग जाता है 10% लॉ, इसके बाद क्या लग जाता है 10% लॉ। अब 10% लॉ में इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा, जिसको आप जिसको आप क्या, हर्बीवोर्स होगा, ये क्या होगा,
दे गेट ओनली 10% एनर्जी ऑफ प्लांट्स। अब जब ये प्लांट्स को खाएंगे तो इनको सिर्फ 10% ही उस एनर्जी का मिल पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इनके पास जितनी भी एनर्जी आई हो, जितनी भी एनर्जी इन्होंने स्टोर की हो, सारी तो ये नहीं ले पाएगा, कुछ सारी तो ये यूज नहीं कर पाते। कुछ एनर्जी यूज कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर को ट्रांसपोर्ट, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और कुछ रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है, या फिर उस वक्त जो एनर्जी इनके में स्टोर्ड थी, लाइट एनर्जी वाली, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो इनके पास स्टोर्ड थी, उसको जब हर्बीवोर्स खाएगा तो सिर्फ उसका 10% ही यहाँ पे फ्लो हो पाएगा। इनको 10% ही मिल पाएगा, इनको 10% ही मिल पाएगा। अब उस 10% जो एनर्जी है वो भी कुछ यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, रिप्रोडक्शन में और ग्रोथ के लिए भी यूज करेंगे। अब जब इसके बाद हम थर्ड पे जाते हैं, जो कि इसको खाएगा कार्निवोर्स। कौन खाएगा इसको? कार्निवोर्स। इनको भी क्या मिलेगा? दे गेट ओनली 10% एनर्जी ऑफ हर्बीवोर्स। और जो चौथा होगा टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, इनको भी क्या मिलेगा? दे गेट ओनली 10% एनर्जी ऑफ कार्निवोर्स। ठीक है, ये 10% लॉ है कि जब भी किसी भी ट्रॉपिकल लेवल से, ट्रॉपिकल लेवल स्टार्ट कहां से होता है? प्रोड्यूसर से, ग्रास से। जब भी किसी भी ट्रॉपिकल लेवल से एनर्जी फ्लो होगी, सिर्फ 10% ही फ्लो हो पाएगी अगले ट्रॉपिकल लेवल में। ये है 10% लॉ। ये लॉ प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये लॉ प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्लांट सिर्फ 1% ही ले पाता है सनलाइट का। ठीक है, उसके बाद ये 10% लॉ एप्लीकेबल हो जाता है ट्रॉपिकल लेवल से। ट्रॉपिकल लेवल स्टार्ट होता है प्लांट से। प्लांट से जो एनर्जी फ्लो होगी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से, जो एनर्जी फ्लो होगी सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में, मीन प्लांट से जो एनर्जी फ्लो होगी किसमें? हर्बीवोर्स में 10% फ्लो होगी। फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में 10%, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में 10%। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, जितना भी यहां फूड चेन देखोगे 3 या 4 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस 10% लॉ की वजह से जो चौथे के पास एनर्जी पहुंचती है बहुत कम पहुंचती है, बहुत कम पहुंचती है। जो चौथे के पास पहुंचती है वो बहुत कम पहुंचती है, जिस वजह से कि अगर चौथे के बाद भी अगर उसे भी खाने वाला कोई होगा तो उसे एनर्जी ही नहीं मिलेगी, उसका काम ही नहीं हो पाएगा, उसका पेट ही नहीं भरेगा, उसका एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए 10% लॉ लगता है। मतलब इसीलिए 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 एनिमल हो पाते हैं फूड वेब में, सॉरी फूड चेन में, क्योंकि एनर्जी फ्लो है 10%। चौथे तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाती है वो, इसीलिए वो आगे पहुंच ही नहीं पाती। अभी देखते हैं एग्जांपल लेके तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए, लेट अस अज्यूम 1000 जूल एनर्जी प्लांट के लीफ पे आई। ठीक है, अब यहां पे लगेगा, सो वी नो दैट ओनली 1% ऑफ sunlight energy will absorbed by plant। अब 1000 का अगर 1% निकालेंगे तो वो होता है 10 जूल। कितना होता है? 10 जूल। 1000 का अगर आप 1% निकालोगे तो वो होता है 10 जूल। मतलब सन से जो एनर्जी पास हुई है प्लांट के पास वो आई है 10 जूल। कितनी आई है? 10 जूल। अब प्लांट को खाएगा कौन? डियर। अब डियर के पास जाएगा इसका 10%। कितना जाएगा? इसका 10%।
10 जूल का 10% जाएगा डियर के पास, जो कि होता है कितना, 1 जूल। कितना होता है, 1 जूल। अरे समझ में। अब डियर को खाएगा लॉयन, तो अब इसका 10%, इसका 10% जाएगा किसके पास, लॉयन के पास। तो 100 का 1 का 0%, 1 का 10% कितना होगा, 0.1 जूल। यही मिलेगा किसको, लायन को। अब अगर लायन को भी कोई खाने वाला होता तो एनर्जी कितनी कम हो जाती है। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, देखिए इधर, इसको हम 10,000 ले लेते हैं, ठीक, 10,000 जूल। इसका 1% जाएगा प्लांट के पास, ये था सन। इसका 1% जाएगा किसके पास, प्लांट के पास। अब 10,000 का 1% कितना होगा, 100। कितना होगा, 100 जूल मिलेगा किसको, प्लांट को। अब प्लांट से जब ये डियर के पास जाएगा तो डियर को इसका मिलेगा 10%, इसका 10% मिलेगा डियर को। तो डियर के पास कितना हो जाएगा, 100 का 10% होता है 10। अब इसका 10%, इसका 10% मिलेगा लॉयन को, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 जूल। तो ये किसको मिलेगा, लायन को। 10,000 जूल से एनर्जी चली थी, लायन को मिलते मिलते 1 जूल हो गई है। अब अगर इसके भी आगे कोई होगा, 10% लॉ यहां पर अप्लीकेबल नहीं है, यहां पर अप्लीकेबल नहीं है। प्लांट के केस में 10% लॉ अप्लीकेबल नहीं है। यहां पे होता है आपका इकोसिस्टम समाप्त। इसके बाद आता है हाउ मैन इफेक्ट द इकोसिस्टम। बस चलते हैं उसकी तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये 3 टॉपिक्स और हैं, इसको देखते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको देखेंगे, गार्बेज मैनेजिंग को। ठीक है, चलो पहला किस पे है, हार्मफुल केमिकल इन फूड। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे खेतों में हम क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड। क्या यूज करते हैं हम, पेस्टिसाइड। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायो, अरे यार इस हाथ में लगा था, नॉन बायो डिग्रेडेबल। अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये खत्म नहीं होते हैं, ये जबकि हर ट्रॉपिकल लेवल में इंक्रीज होते चले जाते हैं। क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो खत्म तो होंगे नहीं, बट इन पे एक कॉन्सेप्ट लग जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं या जो पेस्टिसाइड हैं, इनकी जो इफिशियंसी है वो हर ट्रॉपिकल लेवल में इंक्रीज होती चली जाएगी। क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, efficiency of pesticides are increased in every tropical level। हर ट्रॉपिकल लेवल में इनकी इफिशियंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने पेस्टिसाइड को पहले डाला प्लांट पे, पहले डाला किस पे, प्लांट पे। प्लांट में जो पेस्टिसाइड पड़ा, अब उसकी जो इफिशियंसी है वो और इंक्रीज हो जाएगी, किसके लिए, डियर के लिए। अब वो डियर पे जब पेस्टिसाइड और इंक्रीज हो जाएगी तो उसके लिए और इंक्रीज हो जाएगी, किसके लिए, लायन के लिए। तीनों ही गए काम से। अब ये हार्मफुल है, लायन को खत्म कर देगा, डियर को भी खत्म कर देगा। अब यही प्लांट अगर मान लीजिए क्रॉप है, इसको खाया ह्यूमन ने, अब इफिशियंसी और इंक्रीज होगी पेस्टिसाइड की, क्रॉप है हमें भी नुकसान देगा। तो ये क्या है, हार्मफुल केमिकल इन
फूड चेन। अब किसी भी फूड चेन में अगर हम हार्मफुल केमिकल का यूज करते हैं तो वो खत्म होने की जगह एनर्जी कम हो जाती है, पर हार्मफुल पेस्टिसाइड जो केमिकल्स है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मेथड की वजह से वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। हर ट्रॉपिकल लेवल में उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है, वो और हार्मफुल होते चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हार्मफुल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट का, इफेक्ट ऑफ मैन ऑन द इकोसिस्टम। अब देखो मैंने क्या बोला था, सबसे बेकार और सबसे जाहिल एनिमल कौन है? मनुष्य। कौन है बेटा? मनुष्य। तो मनुष्य क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी को कुछ भी कर देते हैं। लॉयन को मार देंगे, खाल चाहिए। डियर को मार देंगे, सींग चाहिए। ठीक है, हाथी को मार देंगे, क्या चाहिए? दांत चाहिए। तो ये सब करते हैं। अगर ऐसा करने से होता क्या है, मान लीजिए कि हम सारे लॉयन को ही खत्म कर देते हैं, ऑल लॉयंस आर रिमूव्ड। अगर आप सारे लॉयन को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डियर इंक्रीजेस। अब अगर नंबर ऑफ डियर इंक्रीज हो जाएगा तो प्लांट क्या हो जाएंगे? प्लांट क्या हो जाएंगे? प्लांट्स कम पड़ जाएंगे। अब प्लांट ही कम पड़ जाएंगे। अब अगर प्लांट कम पड़ जाएंगे तो ओवर ग्रेजिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी? ओवर ग्रेजिंग होने लगेगी। आपने लॉयन ही हटा दिया, नंबर्स ऑफ डियर बढ़ गए, डियर को खाने वाला कोई है ही नहीं। अब नंबर ऑफ डियर बढ़ेगा तो घास चरेंगे भी ज्यादा। अब ज्यादा घास चरेंगे तो घास ही गायब हो जाएगी, तो बचेगा ही क्या? डियर ही खा के रह जाएंगे, सब बाकी एनिमल क्या खाएंगे? तो मान लीजिए हम डियर को हटा देते हैं, ऑल डियर आर रिमूव्ड। अब अगर आप नंबर ऑफ डियर सारे डियर रिमूव कर दोगे तो बेटा नंबर ऑफ लॉयन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ लॉयन ही डिक्रीज हो जाएंगे। अब कहोगे सर नंबर ऑफ लॉयन डिक्रीज होंगे तो हरी भरी घास हो जाएगी। हरी भरी घास नहीं होगी, ये भूख के मारे कहाँ घुसेंगे? रिहायशी इलाकों में गिलेंगे जहां पे आदमी लोग रहते हैं। अब वहां पे डोमेस्टिक एनिमल को खाना शुरू करेंगे, हमें हार्म पहुंचाना शुरू करेंगे। आया समझ में? और अगर थर्ड क्या, हम सारा प्लांट ही रिमूव कर दें, प्लांट्स आर रिमूव्ड। अब प्लांट्स आप रिमूव कर दोगे तो धरती खत्म हो जाएगी। किससे खत्म? हम ही नहीं जी पाएंगे, कोई एनिमल भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि सबका प्राइमरी कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है। जो भी खाना आएगा कहां से आता है? प्लांट से आता है। वही खत्म, तो किससे खत्म? कुछ बचा नहीं बचा। तो ऐसे हम इफेक्ट करते हैं किसको? इकोसिस्टम को। 3 पार्ट। उसके बाद ओजोन लेयर डिफ्लेशन। ओजोन लेयर डिफ्लेशन क्या होती है? ओजोन लेयर मतलब ऑक्सीजन थर्ड फॉर्म में 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब एक साइड बाइंड करते हैं उसे बोलते हैं ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर हमें बताता है, ओजोन लेयर हमें बचाता है किससे? यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से, जिससे हमें कैंसर हो सकता है, हम अंधे हो सकते हैं, हमारी स्किन खराब हो सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं किससे? यूवी रेस से, जो किससे आती है? सन से आती हैं। उससे हमें कौन बताता है? ओजोन लेयर बचाता है। ओजोन लेयर होता क्या है? ऑक्सीजन के जब 3 मॉल्स मॉलिक्यूल्स एक साथ फॉर्म होते हैं। रियलिटी में होता क्या है, अब जब ओवीरूज ऑक्सीजन पे पड़ती है जो कि O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है, इनके ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है, यूवी लाइट दिया हुआ है ना बेटा, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? हाँ, इनके ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है तो ये O+O में हो जाते हैं। अब इधर का एक O इधर आएगा और इस O2 के साथ बाइंड होकर O3 बना लेगा। इस पे यूवी लाइट कुछ नहीं कर पाती है, इस पर टकराएगी और लौट जाएगी, तो यूवी लाइट अंदर आती ही नहीं है। ठीक है, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। समझ में आया? आया तो होगा बेटा। अब देखो मेरी बात सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना, जिसको हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीशन कर दे रहा है, मतलब कि खत्म ही कर दे रहा है, डिप्लीशन कर दिया जा रहा है, उसको पतला करता चला जा रहा है, उसमें छेद करता चला जा रहा है। अब जब ओजोन लेयर हट जाएगी तो अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट हमारी अर्थ पे आ जाएंगी। अब डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएंगी तो हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। ये भी कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे फ्रिज में यूज होता है एक बहुत ही ठंडी कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही ठंडी गैस है, तो एसी में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है, बट जिसका जब ये बाहर निकलता है ना बेटा, ओजोन लेयर को ही बराबर करता चला जाता है, मोटा को पतला करता चला जाता है। ठीक है, तो आदमी निपट जाते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है
गार्बेज मैनेजिंग, चलते हैं उसकी तरफ। तो अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब हम जितनी भी गंदगी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है, हम उसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? रिसाइकलिंग। अब जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, जैसे पेपर, प्लास्टिक, और क्या है, पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल्स है, इन सबको क्या करते हैं, अब उनको फेंकने से अच्छा, जैसे कोई मेटल का टीन कबाड़ी वाला आता है, उसको हम पेपर बेच सकते हैं, प्लास्टिक की चीजें बेच सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, हमें पैसा भी मिलेगा, और वो उसको रिसाइकल करके वापस से कोई अच्छी सी प्रोडक्ट बना लेंगे जो हमारे वापस से रीयूज में आ जाएगी। जैसे पहले क्या, रिड्यूस, कम यूज करिए, रीयूज, यूज करिए तो उसे फिर से यूज कर लीजिए। अगर आप इस्तेमाल के, जैसे आपने रिड्यूस करिए, किस पहले तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज को रिड्यूस करिए, कम से कम यूज करिए, अगर यूज करिए तो उसे रीयूज करिए। जैसे आपने एक अचार खरीदा जिस प्लास्टिक की बोतल में आया था, अब अचार खाने के बाद उस प्लास्टिक को फेंकने से अच्छा है उसमें कुछ सामान रख के आप उसको यूज कर लें। अब रीयूज भी नहीं कर तो रिसाइकल कर लें, उसको रिसाइकल कर लें, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, उसको वापस उसको बेच के उससे नया प्लास्टिक बना लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, मतलब क्या, जो हमारी सब्जियां की ऊपर के छिलके होते हैं, जो बचे हुए डोमेस्टिक वेस्ट हैं सर, कौन कौन से, लीव्स हो गया, पॉटेड प्लांट हो गया, इन सबको क्या कर सकते हैं, एक गड्ढा खोद के उसके अंदर रख सकते हैं, उसको मून देंगे, तब ढक देंगे, गड्ढे से मिट्टी से तोप देंगे, कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएगा, वो मैन्यूर बन जाएगा, खाद बन जाएगा, उससे निकाल के हम खेत में फेंक सकते हैं, इसलिए हमारा इससे यूज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इन सीजन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है, किसी भी चीज को 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तेज पे बर्न कर देना, तो बर्न करने पर बिल्कुल बहुत कम राख बचती है, बहुत कम राख बचती है। अब देखिए, जो भी सामान हम लोग यूज करते हैं, किसमें, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो ऑपरेशन के टाइम यूज किए जाते हैं, उसको हम इसी प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, तो बहुत कम राख बचता है और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या दिया है, लैंडफिल। क्या दिया है, लैंडफिल। जो वेस्ट है उसे हम लैंडफिल की तरह भी यूज कर सकते हैं, जहां गड्ढा है वहां भर देंगे। जो वेस्ट, बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे भी देखो, जो दिल्ली में बहुत सारा गार्बेज का पहाड़ से कहां यूज कर ले रहे हैं हम, रोड बनाने में, उसको वहां से तोड़ के ला रहे हैं, रोड पे डाल रहे हैं, उसके ऊपर हम ईटा बिछा दे रहे हैं, वो कंक्रीट ये सब पूरा करके हम रोड बना देते हैं, तो उसको हम गार्बेज भी खत्म किए और हमारा रोड भी बन गया। ठीक है। और जो गड्ढा है, जहां बिल्डिंगें बननी है और सभी बनना है, तो वहां पे हम मिट्टी की जगह गार्बेज को पुट कर सकते हैं। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, पहली बात तो हमारी गंगा जी मैली हो गई हैं, वही है ना। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट है, जो हमारा डोमेस्टिक वाटर वेस्ट है, जितना भी वाटर वेस्ट निकलता है, उसको डायरेक्ट रिवर में फ्लो करने से पहले हम उसको सीवेज ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसमें उस पानी को बिल्कुल प्योर कर दिया जाता है, पीने लायक बना जाता है। ठीक है, तो ये था। और हम कैसे कम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो ट्रेन्स में हम चलते हैं, तो ट्रेन में हमें क्या मिलता है, हम चाय पीते हैं, चाय में हमें प्लास्टिक कप में चाय दी जाती है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, पेपर कप यूज कर सकते हैं या कुल्हड़ यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कुल्हड़ यूज करना। पहले हम लोग कुल्हड़ यूज कर सकते थे, करते थे, जब से प्लास्टिक पेपर आ गया है इजी पड़ता है, जो हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है, उससे कैंसर होने के डर होते हैं। ठीक है, पेपर कप से तो हम कुल्हड़ यूज कर सकते हैं, कुल्हड़ ना यूज करें तो पेपर कप भी यूज कर सकते हैं। पेपर कप कुछ दिन बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ही खत्म कर देंगे, अगर नहीं भी खत्म कर देंगे तो उससे हम जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, बहुत कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ये होता है यहाँ पे समाप्त। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा।